आज का ये जो टॉपिक है, दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। तो सबसे पहली बात आती है कि ये दल बदल विरोधी कानून क्या है। पहले तो ध्यान रखना है कि ये जो दल बदल विरोधी कानून है सिर्फ चुनाव जीतकर संसद या विधायिकाओं में जो सदस्य पहुंचते हैं सिर्फ उन पर लागू होता है, सामान्य सदस्यों पर लागू नहीं होता। यानी जो लोग चुनाव लड़ करके लोकसभा या राज्यसभा में पहुंचते हैं या राज्यों की विधानसभाओं में पहुंचते हैं, यानी ऐसे कह सकते हैं कि राज्यों में एमएलए, एमएलसी और केंद्र में जो सांसद यानी एमपी जो होते हैं, उन्हीं के ऊपर दल बदल कानून लागू होता है। तो जनप्रतिनिधियों पर लागू होता है जो चुनाव लड़के जाते हैं। तो पहली बात आती है कि दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो सामूहिक आधार पर फैसले लेती हैं और उन दलों में जो सामूहिकता आती है वो उनके अपने जीतने वाले सदस्यों से आती है। तो स्वतंत्रता के बाद से ही देखा गया कि जो सदस्य थे वो किसी दल के टिकट पर चुनाव जीत करके पहुंचते थे और अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता में भागीदारी प्राप्त करने के लिए या भ्रष्टाचार के लिए वो किसी दूसरे दल में जाकर के शामिल हो जाते थे। तो इसको बोलते थे दल बदल। यानी एक दल का जीता हुआ सदस्य सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता का स्वाद चखने के लिए किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो गया, तो इसको बोलते थे दल बदल। और 1960 और 70 के दशक में यानी करीब 20 साल तक ये बहुत ज्यादा चला और तब एक मुहावरा बन गया था, आया राम गया राम। यानी कि हरियाणा के एक विधायक थे, उन्होंने एक दिन में ही 3 बार अपनी पार्टी बदली थी, कांग्रेस। तो तब से एक मुहावरा बन गया था, आया राम गया राम, यानी कि सवेरे कहीं है और शाम को कहीं है। तो इस तरह से करीब 20 साल तक देश में तमाम विधानसभाओं में ये होता रहा कि राजनीतिक दलों में टूट फूट होती और सरकारें बनती बिगड़ती। तो इससे निजात दिलाने के लिए दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता महसूस की गई और इसके लिए जो सबसे पहला कानून आया वो 1985 में राजीव गांधी सरकार लेकर के आई, जब उसने संविधान में 52वां संशोधन किया। और इस 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और अनुच्छेद 102 में और 191 में संशोधन किए गए। इनमें क्या क्या है दोनों अनुच्छेदों में, ये अभी आगे देखोगे आप। तो सीधी सी बात कि 1985 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को लागू किया गया और हमारे संविधान में इसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और कुछ अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। इस 10वीं अनुसूची में दल बदल की परिभाषा दी गई है कि दल बदल किसे कहा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि दल बदल किसे कहा जाएगा, यानी कि संसद में या विधायिकाओं में पार्टी लाइन से अलग जाकर के कोई सदस्य अगर मतदान करता है अथवा पार्टी लाइन से अलग जाकर के वो मतदान में अनुपस्थित रहता है, तो वो दल बदल कहा जाएगा। एक पॉइंट, मुख्य पॉइंट जो है, तो ये परिभाषा जो है 10वीं अनुसूची में दी गई है। और इस दल बदल कानून का जो उद्देश्य है वो ये है कि राजनीतिक लाभ और पद के लालच में जो लोग, जो जनप्रतिनिधि अपना दल बदलते हैं, उनको अयोग्य ठहराया जाए, जिससे कि इस तरह की प्रवृत्ति को रोका जा सके। तो इस तरह से ये 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून को लेकर के आया। अब इसके बाद आती है बात कि अयोग्यता का आधार क्या होगा, यानी कि सदस्यों को किस आधार पर अयोग्य ठहराया जाएगा। तो इसमें मुख्य रूप से 5 बिंदु हैं जिनके आधार पर अयोग्य ठहराया जाएगा। या तो कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल से अपना त्याग पत्र दे दे, या फिर पार्टी का जो मुख्य सचेतक होता है संसद के अंदर या विधायिकाओं के अंदर, वो जहां वोट डालने के लिए कहता है सदस्य वहां वोट नहीं डाले तो दल बदल माना जाएगा। या फिर पार्टी की अनुमति के बिना कोई सदस्य संसद या विधायिका के अंदर मतदान से अनुपस्थित रहता है तो दल बदल माना जाएगा। या फिर कोई निर्दलीय प्रत्याशी, यानी कि जो किसी राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ा था, अपने बलबूते पर ही जीत करके आया है और जीतने के बाद अगर वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसको दल बदल माना जाएगा। या फिर जो मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा जिन्हें मनोनीत किया जाता है,
वो मनोनीत होने के 6 महीने के अंदर तक तो किसी राजनीतिक दल को शामिल हो सकती है, राजनीतिक दल में शामिल हो सकती है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो वो भी उनका दल बदल माना जाएगा। जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो पूर्व जस्टिस थे गांगुली, वो नहीं, जो बीजेपी ने अभी जिनको मतलब इस पे राज्यसभा में मनोनीत किया है, तो 6 महीने तक अगर वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं या कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तब तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा उन पे। लेकिन अगर 6 महीने के बाद वो ज्वाइन करेंगे तो दल बदल कानून लागू होगा। तो ये 5 शर्तें हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाता है। अब इसके बाद आती है कि कुछ अपवाद हैं इसके, कि किन स्थितियों में सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो एक तो अगर किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है या विधानसभाओं में अध्यक्ष चुना जाता है, तब वो अपना पद छोड़ देता है और फिर स्पीकर या अध्यक्ष से रिटायर होने के बाद में अपनी पार्टी को फिर ज्वाइन करता है, तो इन दोनों ही स्थितियों में उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। यानी कि वो अध्यक्ष या स्पीकर चुने जाने पर अपनी पार्टी छोड़ देता है तो दल बदल लागू नहीं होगा उसके। और दूसरा प्रावधान था इसी में 52वें संविधान संशोधन में, धारा 3 में था वो, 10वीं अनुसूची में, कि 1/3 सदस्य अगर अलग हो जाते हैं, 1/3 मेंबर्स अगर अलग हो जाते हैं, तो भी दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अब इस धारा 3 को 91वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो इसे मैं अभी आगे समझाता हूँ। तो इस तरह से ये अपवाद हैं इसके दल बदल अधिनियम के। तो पहला अपवाद है कि किसी राजनीतिक दल का कोई निर्वाचित सदस्य अगर स्पीकर या विधानसभा में अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है और तब वो अपने राजनीतिक दल को छोड़ देता है, तब उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। बस अब ये यही अपवाद बचा है और ये धारा 3 वाला जो अपवाद है ये समाप्त कर दिया गया है। अब इसके बाद आती है कि संविधान में 91वां संशोधन। तो ये जो 1/3 मेंबर है, जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में धारा 3 में शामिल किए गए थे कि 1/3 मेंबर जो है वो अगर मतलब अपना दल परिवर्तित करते हैं तो उन पर लागू नहीं होगा। इससे फिर क्या हुआ कि दल बदल की पूरी आत्मा ही खत्म हो गई और लोग फिर क्या हुआ कि 1/3 संख्या जुटा करके और दल बदल करने लगे। तो इस तरह से ये 52वां संविधान संशोधन निष्प्रभावी साबित होने लगा। तो इसके प्रभाव को पुनः स्थापित करने के लिए संविधान में 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में। यानी पीछे कारण क्या है इसका, कि 52 में जो कमियां रह गई थी 52वें संविधान संशोधन में, उन कमियों को दूर करने के लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में। तो इसके द्वारा जो प्रावधान किए गए, वो प्रावधानों में ये 5 प्रावधान प्रमुख है। पहला प्रावधान तो कि जो मंत्रिमंडल का आकार होगा उसको निर्धारित कर दिया। केंद्र में मंत्रिमंडल का आकार और राज्यों में मंत्रिमंडल का आकार निर्धारित कर दिया। केंद्र में लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15%। जैसे इस समय पे लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, तो 545 का 15% होता है 73, यानी कि केंद्र में मंत्रियों की संख्या 73 से ज्यादा नहीं होगी। ऐसे ही राज्यों में जो विधानसभा होती है उसकी कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 403 विधायक होते हैं, तो 403 का 15% करीब 61 हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 61 से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। लेकिन कहीं पर कम सदस्यों की संख्या है विधानसभा में और वहां पर फिगर अगर 12 से कम निकल के आ रहा है तो 12 से कम मंत्री नहीं होंगे। जैसे गोवा वगैरह है या जैसे दिल्ली है, जैसे दिल्ली में 70 है विधायकों की संख्या, वहां का 15% जो निकल के आएगा तो वो 105 निकल के, यानी 10 निकल के आएगा, लेकिन फिर भी वहां पे 12 मंत्री होंगे। ऐसी गोवा है, गोवा में 40 है, 40 का 15% 6 निकल के आएगा, लेकिन फिर भी मंत्री वहां पे 12 होंगे। तो 12 से कम मंत्री नहीं होंगे। 2 पॉइंट ये हो गए, यानी केंद्र में मंत्रियों की संख्या फिक्स कर दी, राज्यों में मंत्रियों की संख्या फिक्स कर दी। इसके पीछे कारण क्या है मैं अभी समझाऊंगा। तीसरा इसमें बताया गया कि जो दल बदल करेंगे जो लोग, और दल बदल के आधार पर जिनको अयोग्य साबित कर दिया जाएगा, वो अगला चुनाव लड़के आने तक किसी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किए जाएंगे। यानी कि उनको ऐसे पॉलिटिकल पोस्ट पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जहां सरकार के द्वारा उन्हें सैलरी मिलती है, यानी किसी वैतनिक पद पर उन्हें मनोनीत नहीं किया जाएगा, नियुक्त नहीं किया जाएगा। इस पर रोक लगाई गई।
और चौथा जो प्रमुख पॉइंट था वो ये था कि जो धारा 3 थी, जिसमें कि 1/3 लोग जो थे वो दल बदल कर सकते थे, उसको समाप्त कर दिया। यानी अब स्थिति ये है कि अब कोई भी दल बदल नहीं हो सकता किसी भी संख्या में। बस एक बात यहाँ पे है कि दल बदल नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें 2/3 लोग किसी दूसरे दल में विलय कर सकते हैं, अपने दल का विलय तो करा सकते हैं। जैसे कोई छोटी पार्टी है और उसके 2/3 सदस्य चाहे कि हमें बीजेपी में मिलना है या कांग्रेस में मिलना है, तो 2/3 सदस्यों की सहमति से वो मिल तो सकते हैं दूसरी पार्टी में, लेकिन अलग पार्टी नहीं बना सकते। तो दल बदल पर रोक लगा दी 91 के द्वारा पूरी तरह से। अब जो बिंदु मैंने मंत्रिमंडल की संख्या का बताया, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। हुआ क्या था कि ये 2003 से पहले राज्यों में, कई राज्यों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी, जैसे मैं उदाहरण दूं, कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, दल बदल करा करके ही बनी थी। मुलायम सिंह की सरकार बनी थी, दल बदल करा करके ही बनी थी। तो इन सरकारों ने क्या किया कि जितने लोग किसी दूसरे दल से बदल करके आते थे उन सबको मंत्री बना दिया जाता था। तो मंत्रियों की संख्या बहुत बड़ी हो जाती थी, यानी जम्बो मंत्रिमंडल हो जाते थे। 100 तक मंत्रियों की संख्या पहुंच जाती थी, यानी कितने भी मंत्री बनाए जा सकते थे उन्हें, मतलब लॉलीपॉप देने के लिए, उन्हें मतलब लालच देने के लिए। तो मंत्री बनने के लालच में तमाम लोग अपना दल छोड़ करके आ जाते थे। तो इसलिए फिर मंत्रियों की संख्या को निर्धारित कर दिया कि इतने से ज्यादा मंत्री नहीं बनेंगे। तो मतलब कमियों को, जो 52वें संविधान संशोधन में कमियां रह गई थी, उन कमियों को इसमें दूर किया गया। अब इसके बाद आती है बात कि अब दोनों संशोधनों के बाद, यानी 52वां संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन, इसके बाद अब क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति संवैधानिक क्या है। तो ध्यान रखना है कि ये जो संविधान के अनुच्छेद हैं जिनमें ये अब परिवर्तन किए गए हैं मिला करके, तो एक है अनुच्छेद 75, इसमें 1A और 1B दोनों में ये शामिल किया गया है कि 1A में तो शामिल किया गया है कि लोकसभा में सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होंगे मंत्री, जो मैंने अभी समझाया था, बस उसका प्रावधान है ये। बिल्कुल ऐसे ही इसमें 1B में दिया गया है कि अगर एक बार कोई अयोग्य साबित हो गया है दल बदल के आधार पर, तो उसको मंत्री नहीं बनाया जा सकेगा। तो ये 75 1A और 75 1B ये किसी दल बदल कर आने वाले सांसद को मंत्री बनाने से रोकने के लिए। तीसरा है 102 का सब क्लॉज 2, इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया है तो वो अब किसी दूसरे सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा। तो ये अयोग्यता के लिए कि अगर दल बदल कर लिया है तो फिर वो अयोग्य हो जाएगा और किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकेगा। तो 3 तो संवैधानिक प्रावधान ये हो गए। अब इसके बाद है राज्यों के लिए 164 1A और 164 1B बिल्कुल केंद्र की तरह है। 164 1A में राज्य के लिए है कि 15% से ज्यादा सदस्य संख्या नहीं होगी मंत्रियों की, और 1B में है कि कोई भी सदस्य अयोग्य घोषित कर दिया तो उसे मंत्री नहीं बनाया जाए। बिल्कुल जैसे केंद्र में 75 1A और 75 1B था, बिल्कुल उसी तरह से राज्यों के लिए 164 1A और 164 1B है। ठीक है, यानी कि लालच को रोका गया यहाँ पे कि दल बदल कराने के लिए जो लालच दिया जाता था मंत्री बनाने का, उस लालच पर रोक लगाई गई है। और फिर इसके बाद आता है 191 2, ये दोनों के लिए है, केंद्र और राज्यों के लिए। इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई अयोग्य घोषित कर दिया है तो कहीं भी किसी मतलब सदन का सदस्य उसको नहीं बनाया जाएगा। और फिर अगला लास्ट है 361 बी। 361 बी में है कि किसी राजनीतिक लाभ के पद पे उसे नहीं रखा जाएगा जहां वेतन मिलता। तो ये डिस्कस तो मैंने पहले कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद वाइज है तो आपको ये अनुच्छेद याद रखने पड़ेंगे कि मतलब 52वें संविधान संशोधन और 91वें संविधान संशोधन के बाद दल बदल के लिए किन किन अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। तो एक बार मैं बता दूं, अनुच्छेद 75 में 2 परिवर्तन किए गए हैं, अनुच्छेद 102 में 1 परिवर्तन किया गया है, अनुच्छेद 164 में 2 परिवर्तन किए गए हैं, अनुच्छेद 191 में 1 परिवर्तन किया गया है और अनुच्छेद 361 में 1 परिवर्तन किया गया है। तो आपको ये पांचों अनुच्छेदों के ये परिवर्तन याद रखने होंगे। ठीक है, तो ये वर्तमान संवैधानिक स्थिति हो गई। अब इसके बाद आता है कि दल बदल का निर्णय कौन लेगा, कि किसने दल बदल किया। तो दल बदल का निर्णय संबंधित सदन का अध्यक्ष लेगा, जिसे हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। यानी लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और विधानसभाओं में विधानसभा का अध्यक्ष, ऐसे ही फिर संसद राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, और यहाँ पर राज्यों में जो कहीं पर अगर विधान परिषद है तो उनका अध्यक्ष।
तो ये यानी पीठासीन अधिकारी कहते हैं, कॉमन नेम इनका प्रेसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। तो संबंधित सदन का प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है वो दल बदल पर निर्णय लेगा और वो अयोग्य घोषित करेगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि लेकिन इसके लिए शिकायत की जाएगी, जब किसी सदस्य की दल बदलने की शिकायत की जाएगी तब उस पर ये जांच करेंगे। और शिकायत करता है मुख्य सचेतक। हर पार्टी का एक मुख्य सचेतक होता है जिसे अंग्रेजी में चीफ व्हिप कहते हैं, व्हिप यानी WHIP, चीफ व्हिप होता है जो सदस्यों को बताता है कि सदन के अंदर किस प्रकार मतदान करना है। अगर सचेतक की बात को कोई सदस्य नहीं मानता है और उसके निर्देश के अनुसार मतदान नहीं करता है या उसके निर्देश के अनुसार पालन ना करते हुए वो मतदान से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे में सचेतक जो है पीठासीन अधिकारी से शिकायत करता है दल बदल की, और फिर पीठासीन अधिकारी उस पर सुनवाई करता है कि इसने दल बदल किया। संबंधित सदस्य को भी मौका दिया जाता है कि वो अपनी सफाई दे, और इसके बाद फिर वो निर्णय करता है अयोग्यता का। शुरुआत में ये व्यवस्था थी कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा, यानी कि इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन 1993 में एक PIL दायर हुई थी, जनहित याचिका दायर हुई थी, बहुत सारी दायर हुई थी, उन सब की सुनवाई ज्वाइंट करके उच्चतम न्यायालय में हुई, सुप्रीम कोर्ट में हुई। तो उस मामले को कहते हैं की हो तो होलो हान। ये इन्होंने मतलब PIL दायर किया था, तो उस PIL में देश भर में तमाम PIL दायर हुई थी, सबको इकट्ठा करके सुनवाई की गई थी। तो ऐसे बोलेंगे हम इसको कि कीहोटो होलो हान मामले में 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दल बदल पर पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम नहीं होगा और इस पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, पुनरीक्षण कर सकता है, और अगर उसको लगेगा कि निर्णय ठीक नहीं है तो रद्द कर सकता है। और इसके पीछे तर्क दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस समय पर पीठासीन अधिकारी इस तरह के मामले की, दल बदल के मामले की सुनवाई करता है और उसका निर्णय करता है, तब वो एक ट्राइब्यूनल की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि न्यायिक काम करता है। और ट्राइब्यूनल की तरह जब व्यवहार करता है तो फिर ट्राइब्यूनल जैसे नियम उस पर लागू होंगे। और आप जानते हैं कि ट्राइब्यूनल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का अधिकार है। तो इस तरह से अब वर्तमान स्थिति हम इसकी दल बदल की कहेंगे कि निर्णय तो पीठासीन अधिकारी ही करेगा, लेकिन इस निर्णय की समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरीक्षण सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और इस तरह का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में की हो तो होलो हान नामक मामले में दिया था। अब इसके बाद आती है कि दल बदल विधेयक के पक्ष में जो तर्क है, कुछ लोग तो इसको सही मानते हैं, यानी कुछ तर्क तो इसको सही ठहराते हैं दल बदल कानून को, और कुछ इसको गलत ठहराते हैं। तो सही ठहराने वाले जो तर्क हैं वो तो यह है कि इससे लोगों में यानी सदस्यों में पार्टी के प्रति निष्ठा पैदा होती है, और पार्टी के समर्थन के आधार पर वो जीत के आते हैं, पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर वो जीत के आते हैं, तो उन्हें पार्टी के प्रति वफादार रहना चाहिए। तो इस दल बदल कानून से वो पार्टी के प्रति वफादार रहते हैं, इस बात की संभावना बढ़ गई है। और पार्टियों में अनुशासन भी कायम हुआ है और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है, क्योंकि मंत्री बनने के लालच में तमाम लोग अपना दल आए दिन बदलते रहते थे, तो उससे सरकारें चलाना मुश्किल हो जाता था। और सरकारों को धमकाते भी थे कि या तो हमें कोई राजनीतिक लाभ का पद दो, वरना हम पार्टी तोड़ देंगे, सरकार को गिरा देंगे। तो ये एक अच्छाइयाँ हुई हैं। और एक अच्छी बात ये हुई है कि हमारे संविधान में राजनीतिक दलों को कहीं मान्यता नहीं दी गई थी, तो इस दल बदल कानून के द्वारा पहली बार उनके अस्तित्व को मान्यता दी गई है संविधान में स्पष्ट रूप से, कि मतलब राजनीतिक दल होंगे। तो इस तरह की एक स्पष्ट प्रावधान हमारे संविधान में निकल के आया है दल बदल कानून के द्वारा। और एक अंतिम जो बिंदु है वो ये है कि पार्टियों के लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर ये शब्द लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण यानी कि डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट, यानी कि विचारधारा के आधार पर अगर कोई दल, जैसे मैंने अभी बताया ना 2/3 सदस्य अगर सहमत होते हैं तो कोई दल अपना विलय करा सकता है किसी दूसरे राजनीतिक दल में, तो इस तरह से विचारधारा के आधार पर अलाइनमेंट होता है, पुनर्निर्माण होते हैं। और हो सकता है कि धीरे धीरे करके ये जो क्षेत्रीय दल सैकड़ों की संख्या में बन गए हैं, ये इस तरह से विलय करके और हमारे यहाँ पर भी कम राजनीतिक दलों का अस्तित्व रह जाए और विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दल बन जाए। क्योंकि कल के वीडियो में डिस्कस कर रहे थे हम कि हमारे यहाँ पे राजनीतिक दल विचारधारा के आधार पर बहुत कम है, तो हो सकता है कि विचारधारा के आधार पर एक लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण का दौर शुरू हो जाए, डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट का दौर शुरू हो जाए। तो ये इसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। अब दल बदल विधेयक के विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं, इसकी डिमेरिट्स भी बताई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण डिमेरिट्स तो इसकी यही बताई जाती है कि
किसी सदस्य की बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी पे ये मतलब अंकुश लगाता है, जबकि अनुच्छेद 19 सभी को अभिव्यक्ति की आजादी का मौका देता है। यानी कि अगर राजनीतिक दल का कोई सदस्य अपनी ही पार्टी की नीतियों की आलोचना करता है तो उसके विरुद्ध दल बदल कानून लागू हो जाता है, तलवार लटक जाती है उसको दल बदल की। तो इसके विपक्ष में लोगों का कहना यह है कि दल बदल कानून जो है राजनीतिक दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के असंतोष को व्यक्त करने से रोकता है, अगर उनका अपने पार्टी के प्रति कोई असंतोष है। यानी कि ये असंतोष और दल बदल के बीच अंतर नहीं करता, यानी डिसेंट और डिफेक्शन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं करता, और उनकी आवाज को दबाता है, उनके स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को, मतलब उनका जो मूल अधिकार है उसको छीनता है। एक तो ये सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है। दूसरा यह है कि दल बदल विरोधी कानून से पार्टी जो है, वो पार्टी अध्यक्ष जो होते हैं वो बॉस हो जाते हैं, यानी बॉसिज्म को बढ़ावा देता है ये, यानी बॉसगिरी को बढ़ावा देता है कि अध्यक्ष जो है अपने दल के लोगों को धमकाता रहता है कि अगर पार्टी के विरुद्ध जाओगे तो तुरंत दल बदल की कार्रवाई करा करके और हम आपको अयोग्य घोषित करा देंगे। तो एक तरह से पार्टी राज को बढ़ावा देता है। अंग्रेजी में शब्द आता है इसके लिए बॉसिज्म, बॉस, यानी कि बॉस के निर्णय अंतिम। इसके बाद फिर निर्दलीय और मनोनीत सदस्यों में भेदभाव करता है। आपने पढ़ा था अभी कि निर्दलीय तो किसी दल में शामिल नहीं हो सकता, अगर निर्दलीय किसी दल में शामिल होगा तो दल बदल के कारण अयोग्य हो जाएगा, लेकिन मनोनीत सदस्य जो है वो 6 महीने तक शामिल हो सकता है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में भेदभाव करता है, जबकि हमारा संविधान भेदभाव का विरोध करता है। और अंतिम जो इसकी आलोचना है वो ये है कि दल बदल पर निर्णय पीठासीन अधिकारी करते हैं। पीठासीन अधिकारी ना तो इतने ज्यादा कानून के जानकार होते हैं, और दूसरा उनकी निष्ठा जो होती है वो राजनीतिक दलों के साथ होती है। तो वो तो एक राजनीतिक दल के साथ लीनिंग प्रदर्शित करते हैं, झुकाव प्रदर्शित करते हैं, और अपनी पार्टी के फेवर में डिसीजन देने की कोशिश करते हैं। तो 2 पॉइंट है कि पीठासीन अधिकारी ना तो कानून के ज्ञाता होते हैं, और दूसरा पॉइंट कि वो अपने दल के साथ निष्ठा से बंधे होते हैं, तो ज्यादा संभावना इस बात की होती है वो निष्पक्ष निर्णय नहीं कर पाते। तो ये इसके विपक्ष में तर्क है। अब कुल मिला के निष्कर्ष आता है कि दल बदल कानून का निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष के तौर पर तो एक नीचे मैंने रेड मार्क कर रखा है कि इलाज अब स्वयं बीमारी बन गई है, यानी कि दल बदल कानून भी इतना सब होने के बाद, आपने ये प्रावधान देखे, फिर भी दल बदल को नहीं रोक पा रहा। तो पिछले दिनों अगर 2 घटनाएं आपको याद हो, एक तो कर्नाटक की कुमारस्वामी सरकार गिरी थी, और अभी रिसेंटली जब ये मार्च का महीना चल रहा था, कोरोना शुरू ही हुआ था, तब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी थी। ये दोनों सरकारें दल बदल के कारण गिरी। लेकिन दल बदल कैसे हुआ इसमें कि त्याग पत्र दिलवा दिया गया सदस्यों से। कर्नाटक में भी 15 से ज्यादा विधायकों से त्याग पत्र दिलवा दिया कुमारस्वामी से, कुमारस्वामी की जो सरकार थी उसके, और यहाँ पे कमलनाथ की सरकार को समर्थन देने वालों के भी त्याग पत्र दिलवा दिए गए, और त्याग पत्र देने पर दल बदल कानून लागू नहीं होता, जबकि सरकारें अल्पमत में आ जाती हैं। तो मतलब कर्नाटक में इस तरह से त्याग पत्र की राजनीति खेली गई, मध्य प्रदेश में त्याग पत्र की राजनीति खेली गई, और इस तरह से इन त्याग पत्रों के माध्यम से दल बदल कानून की तलवार से भी बच गए, और दल बदल का उद्देश्य भी पूरा हो गया, यानी दोनों सरकारें गिर गई। तो इस तरह से ये दल बदल कानून अभी भी पूरी तरह से इलाज नहीं कर पाया है। तो एक तरह से कहें कि इलाज अब स्वयं बीमारी बन गई है। तो ये स्थिति फिलहाल दल बदल कानून की है। तो इस टॉपिक को आप देखिए पूरा, और देख करके फिर इसको अभी क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं।